Hello students, welcome to Filler Form channel. ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे केवीएस पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो है अभी ये जो नया कोर्स शुरू हुआ है, इसमें हम आपको फुल कोर्स करवाएंगे और जो इसका टाइम है वो 9 बजे है। और जो हमारा सी टेट का बैच भी सोशल साइंस के लिए जो है 9 बजे है इसका टाइम टेबल। और इसकी जो है रेगुलर क्लास होती है हमारी 9 बजे। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु सभ्यता के ऊपर होगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये भारत की पहली जो है सभ्यता थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। ये हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे सी टेट सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर हो, जीआरएफ के लिए हो, और या फिर जो पीजीटी हिस्ट्री हो और आईएएस के एग्जाम्स में। तो ये जो एक बेसिक कह सकते हैं, जो यहाँ से शुरुआत कहते हैं कि अर्बन जो शहरीकरण हुआ, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको जो है फर्स्ट जो है शहरीकरण कहा गया है और ये भारत की पहली सभ्यता थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस सभ्यता का जो पहली सिटी थी वो हड़प्पा में खोजी गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए इस सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इस सभ्यता के जो ज़्यादातर शहर थे वो जो है सिंधु नदी के आसपास ही थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। तो इसको इस वजह से दो नाम दिए गए हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं वो देखेंगे। और जो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था और मिस्र के साथ होता था। अभी तक क्या था, जो सिंधु सभ्यता थी उसका संबंध इसको बहुत सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत बाद में खोजा गया है। सबसे जो प्राचीन दुनिया की सभ्यता की बात करें जिसे महान सभ्यता कहा जाता है, उसमें मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन शामिल था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 20वीं शताब्दी में हुई। 1921 में इसकी खोज शुरू हुई, इसकी सिटी का पता चला, इसका जो है शहरी योजना का पता चला। तो इसलिए जो है इसका विशेष महत्व है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है वही पहले कवर करवा रहे हैं। तो इसलिए जो है आज सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका हर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे इसका आर्थिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, हर तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इसके सामाजिक जीवन के बारे में भी क्वेश्चन आता है, धार्मिक जीवन भी, आर्थिक जीवन भी। तो हर एक पहलू पर हम जो है विस्तार से देखेंगे। इस पे हमारी 2-3 क्लासेस होंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत ही जो है 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज ये टॉपिक शुरू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले क्या था, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन और सिंधु घाटी सभ्यता को, ये 4 सभ्यताएं जिनको ना प्राचीन दुनिया की सबसे महान सभ्यताएं माना जाता है। पहले सिर्फ 3 मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन को ही महत्व दिया गया था, इन्हीं का अध्ययन किया था। लेकिन जो सिंधु सभ्यता है इसको 20वीं शताब्दी में इसका अध्ययन शुरू होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो वो जॉन मार्शल ने किया था। ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो शोधकर्ता थे वो थे जॉन मार्शल। तो आप नोट डाउन कर ले इसको। मैं कंटेंट इसलिए अपनी पीपीटी में ज़्यादा रखती हूँ ताकि आपको कहीं और से बुक्स या कहीं और से वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आपका जो है यहीं पर जो है पूरा एक जो टॉपिक हो यहीं पर कवर हो जाए उसका हर पहलू। तो जॉन मार्शल थे, आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग इन्होंने किया था। फिर एग्जाम्स में तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो है टाइम पीरियड बताइए। तो ये आपको याद रखना है, ये है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये टाइम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैसे तो इतिहासकारों में मतभेद है कि इस सभ्यता का आरंभ कब हुआ, लेकिन जो रेडियो कार्बन डेटिंग है इसको जो है वैलिड माना गया है, इसलिए एग्जाम्स में इसी में से क्वेश्चन आता है। तो इसको 2500 से 1750 में इसका टाइम पीरियड पहला गया है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका शहरीकरण था। तो इसका जो ये शहरीकरण था ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है एक शहरीकरण सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं, ये शहरीकरण सभ्यता थी। और हम आर्य सभ्यता की बात करें तो आर्य समाज के बारे में जब हम पढ़ते तो वो ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी ये शहरीकरण थी। इसके अलावा सिंधु घाटी में सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि किन किन जो है पशुओं को पालतू बनाया गया था, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उस समय जो है गाय की तो जानकारी नहीं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी जो है गाय का वर्णन नहीं मिलता है। तो वहाँ पर सिर्फ सिंधु सभ्यता में भेड़, बकरी, कुत्ते, कुबड़ वाले भैंस और हाथियों को पालतू बनाया जाता था, लेकिन गाय का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसकी दो राजधानी शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो इसके महत्वपूर्ण सिटी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ही देखेंगे, जो फैक्ट होते हैं इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं की आज हम जो डिटेल में देखेंगे। तो इसमें जो बंदरगाह शहर जो इसके प्रमुख थे वो थे सूतकांगेंडोर, बालाकोट, लोथल, अलादीनो और कुंतासी। तो ये महत्वपूर्ण इसके बंदरगाह शहर हैं, याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से बंदरगाह शहर थे। यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था। व्यापार काफ़ी हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार था वो काफ़ी विकसित था और मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ जो है व्यापार किया जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग जो है कपास और ऊन दोनों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के लोगों को कपास का भी खेती करने के भी परिणाम मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और ये यूजीसी एंटी-नेट हिस्ट्री के में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो है सीटेट सोशल साइंस सब्जेक्ट उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को जो है डिटेल में देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। बंदरगाह शहरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अलादीनो, कुंतासी, लोथल, बालकोट और सुतकांगेडोर। इसकी राजधानी शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। और जो है इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कंटेंट है आप इसको पॉइंट्स को नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरी पीपीटी में जो कंटेंट ज़्यादा रहता है, मैं ज़्यादा कंटेंट रखती हूँ ताकि आपका पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए अच्छे से, उसका कोई भी एस्पेक्ट बचे नहीं। और इसलिए जो है कंटेंट ज़्यादा होता है और ये जो कंटेंट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट्स इस क्लास को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में।
तो ये इंग्लिश में कंटेंट है। तो जो जॉन मार्शल थे वो फर्स्ट रिसर्चर थे who used the term Indus Valley Civilization। तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी स्प्रेड फ्रॉम द ईयर 2500 टू 7050 अकॉर्डिंग टू रेडियोकार्बन डेटिंग। द मोस्ट important feature of Harappan civilization was its urbanization। तो ये जो अर्बनाइजेशन है ये इम्पोर्टेंट है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है मेसोपोटामिया और जो है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता थी और हड़प्पा जो है अपने अर्बनाइजेशन के कारण ही अलग थे। जो मेसोपोटामिया और मिस्र से यह सभ्यता इसलिए अलग थी क्योंकि इसमें जो है अर्बनाइजेशन इसको अलग करता है। मेसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता थी लेकिन ये शहरी सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये शहरी सभ्यता थी क्योंकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो जो है ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हिस्ट्री में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और जो यहाँ पर जो पालतू पशु बनाए जाते थे उनमें थे शिप, goats, dogs, but cattle, buffalo, and elephants were domesticated in the Indus Valley civilization. The capital cities are Mohenjo-daro and Harappa. The port cities are Sutkange-Dor, Balakot, Lothal, Aladino, and Kuntasi। तो ये इम्पोर्टेंट नेम है पोर्ट सिटीज़ के। और एग्जाम्स में इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि कुंतासी जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है या नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्योंकि जो पोर्ट सिटी है वो कुंतासी है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और द इंडस वैली पीपल वर वेल known the use of both cotton and wool। तो जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एक तरीका बता रही हूँ मैं किस तरीके से आपको टॉपिक को पढ़ना होता है। अगर आप खुद भी एनसीईआरटी की बुक्स लेते हैं पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से जो वहाँ से जो है पॉइंट निकालने हैं किस तरीके से उसको समझना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। अब जो है मोहरे भी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोहरों का बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो मोहरे होती थी वो स्टीटाइट प्रकार के एक पत्थर होता था उससे ज़्यादातर स्टीटाइट पत्थर से बनी होती थी। यह एक प्रकार का नरम पत्थर होता था लेकिन कुछ मोहरे सोने, हाथी दांत, सुलेमानी, टेराकोटा, चाट और फेंस की भी बनी हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हम जो है हड़प्पा सभ्यता के हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस है कि जो अधिकांश मोहरें थी वो किससे बनी होती थी। तो ये बनी होती थी अधिकांश ये स्टीटाइट से बनी होती थी और यह एक नरम पत्थर था। लेकिन बाकी भी सोने में भी बनी होती थी, हाथी दांत में भी, सुलेमानी, लेकिन ये कम बनी होती थी। टेराकोटा का मतलब होता है जब मिट्टी को भूना जाता है तब उससे जो है मोहरें बनाई जाती थी। तो what were the materials used to make the seals? Most of the seals were made of the steatite. It is kind of soft stone. A few of seals were also made of gold, ivory, agate, terracotta, chert and faience। तो यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको ये जो है महत्वपूर्ण नोट्स है आपके लिए। तो आप अपने इससे बेहतर नोट्स बना सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर में क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक कह सकते हैं जो हिस्ट्री में जो एग्जामिनर होता है
उनका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि हम गर्व महसूस करते हैं कि भारत में ही है जो सबसे पहले शहरीकरण का विकास हुआ था, और इसी के कारण जो है यह मेसोपोटामिया सभ्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। इसलिए इसके हर पहलू पर विचार किया जाता है कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया था, मुहरों का इस्तेमाल किया गया था और उसका उद्देश्य क्या था। जो मुहरें होती थी, जो ये सील्स होती थी, इसको क्यों अपनाया गया था। उस समय जो व्यापार था वो काफ़ी विकसित व्यापार था। मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ व्यापार होता था, तो उसके लिए जो है इन सील्स का इस्तेमाल किया जाता था, और कुछ का इस्तेमाल ताबीज के रूप में भी किया जाता था। और यह एक प्रकार का जो ताबीज था यह पहचान पत्र के रूप में था। तो हम इसको जो है बेसिक से लेकर इसको जो है गहराई तक इस कंसेप्ट को समझेंगे, इस टॉपिक को, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और कहीं पर भी आपको इतनी डिटेल कहीं भी किसी भी क्लास में देखने को नहीं मिलेगी। तो what was the purpose of the seals? Seals was primarily used for commercial purposes. The purpose of seals was uh, seals were used for commercial purposes. This is important point. A few seals were also used as amulets, perhaps as a kind of identity cards. तो कुछ जो है वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी यूज की गई थी। हड़प्पा की मोहरों पर कौन कौन से चित्र थे, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा की मोहरों पर जो चित्र थे, सभी मोहरों में जानवरों के चित्र हैं, और जिन पर जो चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा चुका है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। अगर और इसकी मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो जानवर हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। गाय का चित्र किसी भी जो मोहर पर नहीं मिलता है। तो यानी कि ऋग्वेद में और जो आर्य समाज में, आर्य सभ्यता की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो है गाय का विशेष महत्व था। लेकिन जो हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, यहाँ पर जो है गाय का वर्णन नहीं मिलता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम्स में पूछा गया है। मोहरों पर भी जो है गाय का चित्र देखने को नहीं मिलता है। और जो उस समय जो जानवर थे वो थे बाघ, हाथी, बैल, बकरी, भेड़, इनके जो है चित्र देखने को मिलते हैं। कुछ जो मोहरे थे उनमें जो गणितीय छवियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये जानवर आपको याद रखने, एग्जाम्स में पूछे जाते कि बाघ, हाथी, बैल, भेड़, बाइसन का ही जो है चित्र देखने को मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। तो what pictures were on the Harappan seals? So all the seals have pictures of animals with something written in a pictographic script. तो यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। The animals represented are tigers, elephants, bulls, bison, goats, and so on. Some seals have mathematical images and must have been used for educational purposes. क्योंकि इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इतिहासकार जो है अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है, क्योंकि वहाँ चित्रात्मक स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। कोई स्टूडेंट्स में है अगर वो पढ़ सकता है, समझ सके, तो ये भी एक रिसर्च, जो आगे हिस्ट्री में रिसर्च करने चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अगर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को पढ़ ले, और इससे जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाह सकते हैं तो उनके लिए एक ये टॉपिक हो सकता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो कुछ सेल्स पर हमें मैथमेटिकल इमेजेस
देखने को मिलती हैं तो उनका यूज हो सकता है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। हम केवल जो इतिहासकार है वो सिर्फ इन इमेजेस को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो है मैथमेटिकल इमेजेस हैं, तो यानी कि उस समय जो है लोगों को एजुकेट करने के लिए किया गया होगा ऐसा, तो ये इम्पोर्टेंट। अब पशुपति मोहर पर बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते, अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चंस जो है पशुपति मोहर पर पूछे गए हैं। तो ये जो पशुपति मोहर है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पर मिली थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस पर पूछा जाता है जो इस पर है क्रॉस लेग्ड जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है योगा की पोजीशन में, तो उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं उनके नाम पूछे गए हैं। तो जो पशुपति मोहर है ये इम्पोर्टेंट है। किसी ने इसको कहा है कि ये तो जो क्रॉस लेग्ड करके जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है ये तो शिव है, तो इस तरीके से उसको जो है शिव का भी रूप दिया गया है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है पशुपति मोहर के बारे में। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो ये पशुपति मोहर थी ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है जो क्रॉस लेग करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके ओर जो जानवर है आकृति के दाई ओर एक हाथी एक बाघ है। आपको याद रखना, दाई ओर भी पूछ लेते हैं कि दाई ओर क्या बैठा है, एक हाथी और एक बाघ, और बाई ओर एक गेंडा और एक भैंसा बैठा हुआ है, ये इस आकृति पर है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये शायद जो है ये जो क्रॉस लेग के व्यक्ति बैठा है शायद ये शिव की आकृति है, क्योंकि अभी तक लिपि को तो पढ़ा नहीं जा चुका है, तो इतिहासकार वो अभी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन पशुपति seal. This seal is the Pashupati seal of Harappan civilization from Mohenjo-daro. It is a seal with a figure seated cross-legged in the center with animals around, elephant, tiger, and to the right of the figure, and the rhino and buffalo to its left. धार्मिक तत्व की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो पूछा जाता है क्या हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी थी? हाँ, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। तो आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे कि जो है हड़प्पा काल में जो है मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है माता देवी या शक्ति माता की पूजा की जाती थी, यानी एक जो है गर्भवती के पेट से जो है वृक्ष की शाखाएं निकलते हुए दिखाया गया है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है माता देवी या शक्ति माता की पूजा की जाती थी, योनि पूजा की जाती थी और प्रकृति की पूजा की जाती थी, पीपल जैसे वृक्षों की पूजा की जाती थी, और हवन कुंड मिले हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर अग्नि पूजा भी की जाती थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, अलग अलग जगहों से हमें ये चीज़ें मिली हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मूर्ति जो है पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। और पशुपति महादेव को मैंने बताया ना, जो एक जो सील है मोहर है उस पर जो पशुपति की आकृति मिली है, तो कुछ इतिहासकार हैं जो उसको जो है शिव की आकृति मानते हैं, लेकिन अभी उस पर जो है संदेह है। तो पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है गेंडा और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। तो यहाँ पर पशु पूजा भी देखते हैं हम, अग्नि पूजा भी देखते हैं, और प्रकृति की पूजा भी देखते हैं, और शक्ति माता देवी की भी पूजा देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहीं पर भी आपको ऐसा जो है कंसेप्ट कहीं पर भी कंटेंट ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स और इनको जो मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स
एक्टिव है, तो इसको अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिलीजियस फैक्ट, तो माता देवी और शक्ति इज द मदर गोडेस। तो यहाँ पर हमें पूछा जाता है, क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है क्या हड़प्पा काल में मंदिरों के परिणाम मिले। मंदिरों के निर्माण की शुरुआत जो गुप्त काल में होती है, हड़प्पा सभ्यता में जो है मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं उनको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझ में आएगा और उनके लिए ये आज का जो हमारी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी उनके लिए। हर एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो माता देवी और शक्ति इज द मदर गोडेस, योनि वर्शिप एंड नेचर वर्शिप existed. They used to worship trees like people. He also worshipped the fire worship called Havan Kund. And Pashupati Mahadev is known as the Lord of the Animals. The people of the Indus Valley civilization used to worship animals like unicorns and bulls. तो यहाँ पर जो यूनिकॉर्न्स है उनकी भी पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर जो पशुओं की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी और जो है मूर्ति पूजा की जाती थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो है बहुत सारी जो माता देवियों की मूर्तियां मिली हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है माता देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता है को है ना दुनिया की 4 सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता माना जाता है। तो ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारी सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताओं से सबसे महत्वपूर्ण थी। एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हिंदू जो सभ्यता है वो कौन कौन सी सभ्यताओं के समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की जो सभ्यताएं थी इनकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और ये इन तीनों ही सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी, क्योंकि जो पहली बस्ती सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में 100 स्थल पाए गए हैं। देखो पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। क्यों नाम दिया जाता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर जो है 100 स्थल मिले थे। जो इस सभ्यता के जो 100 सिटीज जिसको हम कह सकते हैं वो मिले थे सिंधु घाटी के आसपास, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। और लेकिन अब बाद में क्या हुआ, घग्गर और जो हकरा नदी है यहाँ पर इसके 500 से ज़्यादा स्थल पाए गए हैं, इसलिए अब इसको जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस 500 से ज़्यादा स्थल घग्गर हकरा में पाए गए हैं। तो और इन्हें जो है 2 नदियों के आधार पर सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। मैंने बताया ना, क्योंकि पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता के ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी पर मिले, 100 स्थल मिले। लेकिन बाद में जैसे जैसे खोज की गई, आगे अब भी खोज जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो अब जो है 500 स्थल मिले हैं। तो ज़्यादातर जो स्थल घग्गर हकरा नदी पर मिले हैं, तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहने लगे हैं। जबकि अन्य उन्हें हड़प्पा सभ्यता के रूप, कुछ इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो पहली बस्ती खोजी गई थी वो हड़प्पा में खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों ये नाम क्यों दिए गए हैं इसके पीछे रीजंस भी इतिहासकार देते हैं। तो जो जो शोधकर्ता होते हैं, जो खोज करते हैं इनके स्थलों की, तो वो इनको नाम देते हैं। तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि जो इसका पहला शहर हड़प्पा था उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया।
फिर ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी के आसपास मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे खोज कार्य आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है 500 से अधिक स्थल मिलने प्राप्त हुए, और वो जो है सिंधु, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा। तो इस अनुसार जो है ये जो है इसलिए इसके 3-4 नाम रखे गए हैं। आपको रीजन भी पता चल गया होगा क्यों इसके नाम रखे गए हैं। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन was the largest among the 4 civilizations of the world, Mesopotamia, Egypt and China. And this civilization was the largest among the Mesopotamia, Egypt and China. Since the first settlement was discovered the banks of the rivers Indus, the archaeologists named the civilization as Indus Valley civilizations. But जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है तो इसके अन्य नाम भी इसको देना शुरू करते हैं। तो मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं। तो 100 जो साइट्स have been found in the Indus Valley. That's why इस सभ्यता को क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। While over 500 sites are found along the Ghaggar-Hakra river, then research जो archaeologists prefer to call Sindhu civilization as Indus Saraswati civilizations based on these two river systems, while others archaeologists prefer to name them as Harappan civilization as the first settlement was discovered in this city. And according to some other archaeologists, the sites along the Ghaggar-Hakra river are preserved as they lie in the inhabited desert. अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी पूछे जाते हैं इसके आकार और स्थान के संबंध में। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इसको देखने को मिलता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको ये हमें कहाँ इसको देखने को, आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है ये सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। तो इसका जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी, तो ये यहाँ पर इतना फैली हुई थी। तो ये 12,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में। और अब तक जो है 1056 सिंधु घाटी सभ्यता के शहर और बस्तियां मिल चुके हैं। इतने जो साइट्स हैं, स्थल हैं, वो मिल चुके हैं 1056, लेकिन जो खुदाई हुई है वो 96 की ही हुई है। जो स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं वो जो है यहाँ पर जाके जो है खुदाई कर सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा स्थल के जो है 1056 जो है बस्तियां मिल चुकी हैं, लेकिन जो खुदाई हुई है वो सिर्फ 96 की होती है। तो जो यहाँ पर खुदाई करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसकी खुदाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट में इंटरेस्ट है वो ये कोर्स भी कर सकते हैं। तो और ये पूरब में जो है घग्गर हाकरा घाटी से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तक, और पूर्व में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद तक ये फैली हुई थी। तो यहाँ कश्मीर से लेकर ये सभ्यता, और जो है पूरब में जो है मेरठ में है, और दक्षिण में ये महाराष्ट्र में जो है दाइमाबाद तक ये फैली हुई थी। तो एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो दक्षिण में ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद में फैली हुई थी,
और पूरब में की बात करें मेरठ, और पश्चिम में अगर बात करते हैं तो ये बलूचिस्तान के मकरान तक ये फैली हुई थी। ये एग्जाम्स में पूछा गया है। जो भी कंटेंट आप जो आज की क्लास में मैं आपको समझा रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आपका जो ये टॉपिक का जो लेवल होता है, ये 0 लेवल से स्टार्ट होता है, और ये हायर लेवल का जो कंसेप्ट है, वो फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि जो आईएएस में भी जो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं, यूजीसी एनटी नेट हिस्ट्री जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वहाँ से भी जो है क्वेश्चंस हर तरीके से किस प्रकार से क्वेश्चंस इस टॉपिक में बन सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो मैं साथ साथ डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। और ज़्यादातर बस्तियाँ जो है हिंदू सिंधु और जो घग्गर हकरा नदियों के बीच ही मिले हुए हैं। तो इसका जो कह सकते हैं जो इस सभ्यता का केंद्र था, वो सिंधु और घग्गर हकरा नदी के आसपास का जो है महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। अब इसके जो है शहरी केंद्र के बारे में पूछा जाता है। बंदरगाह शहर मैंने आगे बताया था कि लोथल है इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि लोथल से है जो है योदिगाड़ मिला है कि किस तरीके से वहाँ से जो है जहाज आते थे अफगानिस्तान से और वहाँ रुकते थे, तो पूछा जाता है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है, और वो गुजरात में है लोथल। अब शहरी केंद्रों की बात करते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन सी सिटीज जो है वो शहरी केंद्र में शामिल थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आज की जो क्लास है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का जो है मेन जो टॉपिक कह सकते हैं, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। और इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस हमारी जो 2-3 क्लासेस और हड़प्पा सभ्यता के ऊपर होंगी, और सभी में कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम सी टेट लेवल से स्टार्ट करते हैं कि सी टेट सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीजीटी हिस्ट्री में किस तरीके से, और टीजीटी सोशल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर और जो आईएएस की तैयारी कर रहे बच्चे हैं तो सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो प्रमुख शहरी केंद्र था वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और गनबेरीवाला और राखीगढ़ी है। ये इसके शहरी सिटीज हैं। आज हम देखते हैं ना गांव कौन कौन से होते हैं, शहर कौन कौन, उस समय भी ये इनके प्रमुख शहरी केंद्र थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ये भी गुजरात में मिला है, ये अभी रिसेंट में मिला है। गनबेरीवाला और राखीगढ़ी ये महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने बहुत ही अच्छे नोट्स बना सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर से, और इसको एक समझने का तरीका भी होता है कि किस तरीके से आपको इस सभ्यता को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको जो है कल आप टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के टेस्ट क्लियर करके आप जो है टीचर बनेंगी, तो आपको भी जो है स्टूडेंट्स को कंसेप्ट को समझाना है। तो फैक्ट्स ऑन साइज एंड लोकेशन देखते हैं। So the Indus Valley civilization was spread over 12 lakhs 60,000 square kilometer over modern India, including Pakistan, Afghanistan, and 1,056 Indus Valley civilization cities have been found, of which 96 have been excavated. The civilization extended from Ghaggar Hakra Valley in the east to the Makaran coast of the Baluchistan in the west, from Afghanistan in the northeastern to and Daimabad in Maharashtra in the south. तो इस तरीके से ये सभ्यता फैली हुई थी। तो this civilization extended from
Ghaggar Hakra Valley in the east, and Makran coast of Balochistan in the west, and Daimabad in Maharashtra in the south. तो इस तरीके से ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट तक फैली हुई थी। अगर इंडिया में बात करें तो ये पूर्व में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में मेरठ है, उत्तर में कश्मीर, पूर्व में मेरठ और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र तक ये, और पश्चिम में बात करें तो ये अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। Most of the settlements are located in the broad region of the Indus and Ghaggar Hakra rivers. The major urban centers are Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira, Gnevri, and the Rakhigarhi. अब इसकी जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ जो है 50 लाख से अधिक जनसंख्या थी सभ्यता की, और यहाँ पर कारीगर और व्यापारी ज़्यादा समृद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश जो आबादी गाँव में भी रहती थी। ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि गाँव का निर्माण मिट्टी या लकड़ी जैसे सामग्री से किया गया होगा, क्योंकि देखो अभी तक जो है इसके परिणाम नहीं मिले हैं, क्योंकि 1056 जो है सिटीज़ का पता, एक स्थल, साइट्स जिसको कहते हैं, जहाँ जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी उनको साइट्स कहा जाता है, और वहाँ 1056 तक वो उसमें शामिल है। तो 1056, लेकिन सिर्फ खुदाई की गई है 96 की, इसलिए जो है गांव भी थे, लेकिन वो किस सामग्री से बने हुए थे ये पता नहीं चल सका है, क्योंकि सभ्यता में गांव और शहर दोनों ही थे। इन गांवों में जीवन शैली और संस्कृति का भी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि कोई उसके बारे में निशान नहीं मिले हैं। घनी आबादी के बावजूद मेसोपोटामिया मिस्र के समकालीन शहरों के विपरीत शहर अराजक नहीं थे, और यहाँ पर जो है युद्ध भी नहीं होते थे, क्योंकि इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पर भले कितनी ज़्यादा आबादी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन कहीं पर भी कहीं हथियारों का यूज़ नहीं मिला है, कहीं पर जो है तलवार नहीं देखने को मिली है, इसके परिणाम नहीं मिले हैं। इसलिए कहा गया है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जो है, यानी लोग एक बहुत अच्छे ढंग से जी रहे थे वहाँ पर। और जो मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये 300 हेक्टेयर क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था। तो मोहनजोदड़ो को ही जो है सबसे बड़ा शहर माना गया है। तो यहाँ पर जो इस सभ्यता से है जो युद्ध के परिणाम नहीं मिले हैं कि युद्ध हुआ हो, इस सभ्यता का किसी भी सभ्यता के साथ युद्ध के परिणाम नहीं मिलते, ये महत्वपूर्ण है। आबादी इतनी होने के बावजूद जो है किसी अन्य समकालीन सभ्यता के साथ युद्ध के परिणाम नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था वो 300 हेक्टेयर था, और ये सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो को माना गया है, और यहाँ की आबादी 40,000 थी। मोहनजोदड़ो की आबादी। अलादीनो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे छोटा स्थल कौन सा है। तो जो सबसे छोटी साइट्स है वो अलादीनो है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लेना, सबसे बड़ा शहर और सबसे छोटा शहर। तो स्टूडेंट्स आप जो चैट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर बता सकते हैं कि आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, आपको आज की क्लास कैसी लग रही है। आपको अगर किसी स्टूडेंट ने पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं और अब उनको नए फैक्ट्स के बारे में पता चला है, तो वो भी हमें बता सकते हैं। वो हमें जो है लिख सकते हैं कि आज उनको जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में पता चला है। इसलिए यहाँ पे मैं फैक्ट्स लेके आती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपको जो है एक सभ्यता को पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। और इसको जब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ कंपेयर करेंगे, मिस्र के साथ कंपेयर करना
कंपेयर करेंगे तब आपको जो पता चलेगा कि किस तरीके से ये शहरीकरण की सभ्यता थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इंग्लिश में देख लेते हैं। फैक्ट्स ऑन population of Indus Valley civilizations. The population of this civilization was over 5 million. Most of the people of this civilization were artisans and traders. Majority of the population lived in the villages. It is not evident as the villages may have been constructed of the destructible materials like mud or timber. तो इस विलेजों में रहती थी, ज़्यादा इसके परिणाम हमें मिले नहीं हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द लाइफस्टाइल एंड कल्चर इन द विलेजेस विच हैव बीन लॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी एविडेंस। आज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि विलेज में किस तरीके से घर बने होते थे। The Indus Valley civilization was a highly sophisticated civilization with a much organized way of living. The cities were not chaotic, unlike the contemporary cities of Mesopotamia, Egypt. Mohenjo-daro, measuring an area of about 300 hectares, was the largest city. So Mohenjo-daro was the largest city with 300 hectares. Mohenjo-daro might have had a 40,000 populations, and Aladino was the smallest site in the Indus Valley civilization. So there are important facts which I have highlighted for you. Aladino and Mohenjo-daro. अब जो है कालीबंगा, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। यहाँ पे जो चीजें मिली हुई है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो कालीबंगा जो से क्या क्या मिला, एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो इससे जो है एक जुता हुआ खेत मिला हुआ है, हल्का खेत मतलब हल के जरिए एक जुता हुआ खेत मिला है। इसका परिणाम हमें कालीबंगा से पता चला है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ, और यहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। गोलाकार आयताकार कब्र में दफन किए गए जो है कब्रें मिलती हैं। तो इस तरीके से जो कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो यहाँ पर जो है पूछा जाता है वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, और ये कौन सी नदी पर, ये घग्गर नदी के पास स्थित है। यहाँ से ये अग्निवेदी और यहाँ पर जो है अग्नि वेदी के भी परिणाम मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हड़प्पा सभ्यता में, और अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जब आप किसी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं तो आपको जो है हर ये मुश्किल नहीं है। आप आज आपको लगेगा कि हल्का खेत, अग्निवेदी, ऊँट की हड्डियाँ, गोलाकार और आयताकार कब्र में दफन किए गए व्यक्ति यहीं पाए जाते हैं। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से समझोगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट से एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो विशेष बातें देखने को मिलती हैं वही चीज़ें पूछी जाती है। क्योंकि कालीबंगा एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सबसे पहले जो खेती करने के परिणाम मिले थे। तो इसलिए इससे क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है बात थी उस टाइम के लिए कि एक हल के जरिए जो है खेत जोतने के जो परिणाम है कालीबंगा से मिलते हैं। Kalibanga is an archaeological site near the Ghaggar river in Hanumangarh, Rajasthan, and here we found the plough-filled Agnivedi, camel bones, circular and rectangular uh, burials are found here.
तो दिस इज द इम्पोर्टेंट points. You must all note it down. तो स्टूडेंट्स जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर वो यहाँ पर जो है जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स कल हम हड़प्पा सभ्यता को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई स्टूडेंट ने पीजीटी एमए हिस्ट्री कर रखी और नेट जेआरएफ का पेपर कर रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, या फिर आप जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट सीटेट पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आप सीटेट सोशल साइंस सब्जेक्ट में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है हर इसका एस्पेक्ट समझना है कि क्या क्या वहाँ से मिला है, कौन कौन से स्थान से मिला है, लोग कैसा जीवन जीते थे, क्योंकि इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसलिए हम जो आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं 9 बजे फिलर फॉर्म चैनल पर। सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास 9 बजे होती है आपकी रेगुलर। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं और जो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो स्टूडेंट्स है क्लास को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर कल मिलते हैं। कल की क्लास होगी 9 बजे और जो हमारा जो टॉपिक है ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और इतने सारे जो मैंने आपको बताया है कंटेंट महत्वपूर्ण दिया है वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं